हिंद साथियों, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीर सर जीएस वाले में। जी हां प्यारे साथियों, तो आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों बने रहिए एकदम अंत तक और हम लोग देखेंगे बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही अच्छे से मैंने इस पीपीटी को, इस पीडीएफ को सेट किया हुआ है जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। एक बार आप पीपीटी को देख लीजिए, आपको समक्ष मैंने लगाया हुआ है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर क्या करता हूँ क्लास को शुरू करता हूँ प्यारे साथियों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चित्र लगा के बताएगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें बड़ी ही आसानी से समझ में आने वाली है। तो प्यारे साथियों देर न करते हुए हम क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्नों पर आते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि करंट अफेयर के साथ साथ मैं आपको स्टैटिक जीके का भंडार भी दूंगा, यानी जो प्रश्न होगा उससे संबंधित जितने भी स्टैटिक जीके मिल सकते हैं उन सबको मैं शामिल करूंगा। तो मैंने शामिल किया हुआ है जैसा कि मैंने आपको सैंपल दिखाया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। ठीक है जी हाँ प्यारे साथियों, तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, 40 है या 41 है या 39 है या 38 है। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 39, यानी GII जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी रही है, तो भारत की रैंक रही है 39 साथियों। ठीक है, यानी 39 रही है ना। आइए इसके कुछ सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें भारत की जो वर्तमान रैंक है कितना है, 39 है। ठीक, वहीं अगर बात करें 2023 में तो भारत इस सूचकांक में किस स्थान पे था, 40वें स्थान पे, अभी एक अंक ऊपर आया है 39वें स्थान पे। ठीक है, और 2024 में भारत की जो वर्तमान रैंक यानी कि 2024 में जो रैंक हो कितना है, 39 है। और वहीं 2024 में स्विट्जरलैंड ने पहला स्थान और अफ्रीकी देश एक है अंगोला, ठीक है, उसने 133वां स्थान प्राप्त किया है, यानी कि एकदम अंतिम में रहा है। अगर हम बात करें GII यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सबसे टॉप पर कौन रहा, तो सबसे टॉप पे रहा स्विट्जरलैंड और सबसे अंत में कौन रहा था, तो अफ्रीकी देश अंगोला रहा था। ठीक है जी हाँ प्यारे साथियों, आगे ध्यान दीजिएगा, बात कर लेते थोड़ा सा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में यानी GII के बारे में। तो प्यारे साथियों यह एक वार्षिक रैंकिंग है, यानी कि यह जो अपना रैंकिंग जारी करता है प्रत्येक वर्ष जारी करता है, जिसके जरिए दुनिया के देशों की नवाचार क्षमता और सफलता का आकलन किया जाता है। और यह रैंकिंग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक, और इस रैंक में लगभग 133 देशों के नवाचार प्रदर्शन को रैंक किया जाता है। कितने देशों को प्यारे साथियों, 133 देशों को GII में क्या किया जाता है, इनके नवाचार प्रदर्शन को क्या किया जाता है, रैंकिंग किया जाता है। ठीक है, और यह जो रैंकिंग किया जाता है साथियों, यह जो रैंकिंग किया जाता है यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच जैसे कई स्रोतों से मिलने वाले आंकड़ों पर आधारित होते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही जारी कर दिया जाए। ठीक है, ये क्या है, कई स्रोतों से जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, जुटाए जाते हैं, उसके आधार पर यह रैंकिंग क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। और जो GII होता है यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है, इससे यह पता चलता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा नवाचार करने वाली अर्थव्यवस्थाएं कौन सी है। तो आपको पता चल गया 2024 में कौन है, तो 2024 में सबसे टॉप पे कौन है, तो प्यारे साथियों स्विट्जरलैंड है। ठीक, और जो GII है इसी से पता चलता है कि देशों में नवाचार की ताकत और कमजोरियाँ क्या क्या है। ठीक है, यानी कौन सा देश कितना ज़्यादा इसके लिए कह सकते हैं कि सक्रिय है। ठीक है ना जी हाँ साथियों, वहीं बात करेंगे हम दूसरे प्रश्न की। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्यारे साथियों, दूसरा प्रश्न कहता है कि SBI कार्ड, आप लोग SBI कार्ड यूज करते होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, SBI कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, यानी SBI ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, विस्तारा के साथ, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ, कतर एयरवेज के साथ या इंडिगो के साथ। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। किसके साथ, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है चित्रों के माध्यम से, आप देख सकते हैं कि जो SBI कार्ड है वह किसके साथ क्या कर रहा है भाई, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ क्या कर रहा है, सह कार्ड जारी कर रहा है। ठीक है ना, बात समझ गए ना, सह ब्रांडेड जो क्रेडिट कार्ड है उसको जारी कर रहा है। ठीक है, जारी किया है अभी हाल ही में। ठीक है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को आइए देखते हैं। तो जो SBI कार्ड है, SBI कार्ड और सिंगापुर एयरलाइंस ने भारत में
क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड नामक एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस नाम से? क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड नाम से। और इसके तहत दो कार्ड जारी किए गए। कितने? इसके तहत 2 कार्ड जारी किए गए हैं। पहला कार्ड जो है उसका नाम है क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड और दूसरे का नाम है क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड, ठीक है। दूसरे का नाम भी है क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड है, ठीक है। और दोनों कार्डों का जो ज्वाइनिंग और वार्षिक शुल्क है, तो ज्वाइनिंग शुल्क है 2,999 और इसका जो वार्षिक शुल्क होगा वह कितना होने वाला है? 9,999 से अधिक होने वाला है, ठीक है। जी हाँ। अच्छा प्यारे साथियों, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा तथा अपना फीडबैक हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? यानी भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? मेटा का, माइक्रोसॉफ्ट का, बोइंग का या सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का? तो प्यारे साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट। क्या प्यारे साथियों? सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का क्या किया गया है? रवि आहूजा को सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक है। यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ये कौन है? रवि आहूजा है। कौन है प्यारे साथियों? ये रवि आहूजा है जो कि भारतीय मूल के हैं। कहाँ के हैं? जो कि भारतीय मूल के हैं और ये भारत में रहते नहीं, रहते अमेरिका में हैं, लेकिन है कहाँ के? भारतीय मूल के ही हैं, ठीक है। जी हाँ, थोड़ा सा सोनी पिक्चर्स के बारे में जान लेते हैं, इसकी जो एक्सप्लेनेशन उसको देख लेते हैं, ठीक है प्यारे। तो कह रहा है कि सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने हाल ही में अनुभवी भारतीय अमेरिकी कार्यकारी रवि आहूजा को अगला सीईओ नियुक्त किया है और समूह के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ टोनी विंसी केरा 2 जनवरी 2025 को अपना पद छोड़ देंगे। यानी कि अभी अगर हम बात करें सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के जो अध्यक्ष और सीईओ हैं वे कौन है? टोनी विंसी केरा हैं और 2 जनवरी 2025 को इनका क्या हो रहा है? पद समाप्त हो रहा है और 2 जनवरी 2025 को रवि आहूजा क्या कर लेंगे? इस पद को ग्रहण कर लेंगे। बात समझ गए ना प्यारे साथियों? जी हाँ, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की कि यह है क्या, आखिरकार यह करता क्या है। तो आप सभी को पता है कि एक सोनी फेमस कंपनी है जो कि जापान के सभी लोगों को पता है, बड़ी अच्छी तरीके से पता होगा। नहीं पता है तो जान लीजिए, जो सोनी कंपनी है वो कहाँ का है? जापान का। तो ये उसी का साथी है, आप ये कह सकते हैं उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट जापान की सोनी कंपनी का हिस्सा है जो फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिक निर्माण करती है। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट सोनी कॉरपोरेशन का एक प्रभाग है जो प्रौद्योगिकी के ठोस आधार पर निर्मित एक रचनात्मक मनोरंजक कंपनी है, ठीक है। बात समझ गए प्यारे। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है दोनों ही चित्रों को, ठीक है। एक तरफ किसको मैंने मेंशन किया है? एक तरफ मैंने रवि आहूजा को मेंशन कर दिया है और दूसरी तरफ सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का जो लोगो है उसको मैंने मेंशन किया हुआ है प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं। यानी ये जो रवि आहूजा जी हैं, ठीक है, ये जो रवि आहूजा जी हैं ये किसके सीईओ बनने वाले हैं? तो सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के क्या बन गए हैं? सीईओ नियुक्त कर दिए गए और 2 जनवरी 2025 को अपना पद ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण किया? यानी कि 1 अक्टूबर 2024 को नाटो का महासचिव किसको नियुक्त किया गया था? जेम्स स्टोलनबर्ग को या मार्क रूटे को या इमैनुअल मैक्रॉन को या एंजेला मार्केल को? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। नाटो के बारे में आप लोग जानते ही नहीं जानते होंगे तो अभी हम चर्चा कर लेते हैं, बता देते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें जो वर्तमान में नाटो के महासचिव के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है वे हैं प्यारे साथियों मार्क रूटे। कौन? मार्क रूटे, ठीक है। इससे पहले कौन थे? तो जेम्स स्टोलनबर्ग थे। लेकिन अभी 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव के रूप में किसको नियुक्त कर दिया गया? तो नियुक्त किया गया है मार्क रूटे को प्यारे साथियों, ठीक है। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या को देखते हैं प्यारे साथियों। 1 अक्टूबर 2024 को नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाटो के महासचिव बने हैं। यानी कि जो मार्क रूटे कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अभी इनको क्या किया गया है? नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है प्यारे, ठीक। इन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के 14वें महासचिव के तौर पर पदभार संभाला। यानी कि अगर पूछा जाए कि ये जो मार्क रूटे हैं यह किस नंबर के महासचिव बने हैं नाटो के? तो 14वें महासचिव बने। कौन से प्यारे साथियों? 14वें महासचिव
बने हुए हैं, ठीक। और मार्क रूटे नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री जेन्स स्टोलनबर्ग की जगह लेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए कि मार्क रूटे से पहले जो जेन्स स्टोलनबर्ग थे, जो कि नाटो के महासचिव थे, वे किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो वे कहाँ के थे प्यारे साथियों, वे नॉर्वे के थे। लेकिन अभी जो मार्क रूटे हैं ये कहाँ के हैं, तो ये प्यारे साथियों कहाँ के हैं, नीदरलैंड के। अरे बोल दो बाबू, कहाँ के हैं, तो नीदरलैंड के हैं, ठीक है ना। ठीक है प्यारे साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है दोनों लोगों का चित्र, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कौन है ये हैं जेन्स स्टोलनबर्ग, और इनके स्थान पे यहाँ पे दूसरे नंबर पे मैंने मेंशन किया है किसको, मार्क रूटे को। यानी अभी जो है कि जो जेम्स स्टोलनबर्ग है ना, इनका स्थान कौन लेने वाले हैं, तो इनका स्थान लेने वाले हैं मार्क रूटे। और मार्क रूटे कहाँ के हैं, तो ये हैं नीदरलैंड के, और स्टोलनबर्ग कहाँ के हैं, तो ये थे नॉर्वे के, ठीक है साथियों। जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको कुछ बताते हैं। देखिए जो स्टोलनबर्ग थे, ये 10 सालों से नाटो के महासचिव थे। कितने साल से, 10 साल से नाटो के महासचिव थे। वैसे तो नाटो के महासचिव को सदस्य सरकारें 4 साल की अवधि के लिए नामित करती हैं, लेकिन इस अवधि को जो है कि आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। बात समझ गया ना। हाँ, अब बात कर लेते थोड़ा सा नाटो के बारे में। किसके बारे में प्यारे, नाटो के बारे में। ध्यान रखिएगा, जो नाटो है, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है प्यारे साथियों, वो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो इसकी स्थापना किया गया था 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। किसके नेतृत्व में, अमेरिका के नेतृत्व में, ठीक है। यानी अमेरिका के नेतृत्व में 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना किया जाता है। और जो नाटो था यह एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि सैन्य संगठन था। बात समझ गए। क्योंकि अच्छा, नाटो को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, क्योंकि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड होता है, समाप्त होता है जब सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उसके तुरंत बाद ही क्या चालू हो जाता है, तो उसके तुरंत बाद ही कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध चालू हो जाता है। तो उसी के दौरान किया गया था, नाटो का स्थापना अमेरिका के नेतृत्व में किया गया था। और नाटो को जवाब देने के लिए सोवियत संघ के नेतृत्व में एक क्या बना था, वार्सा पैक्ट भी बना था प्यारे साथियों। क्या बना था, वार्सा पैक्ट भी बना था, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें नाटो का जो मुख्यालय कहाँ है, तो ये है बेल्जियम ब्रुसेल्स में, ठीक है, यानी यूरोपीय कंट्री है। क्लियर। अच्छा, जब नाटो की स्थापना किया गया था तो कितने देश थे इसमें, 12 देश, यानी 12 देशों ने मिलकर के नाटो की स्थापना किया था। लेकिन अगर बात करें वर्तमान में इसमें कितने देश हैं, तो वर्तमान में इसमें 32 कंट्रीज़ यानी कि 32 देश शामिल है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने नाटो का जो फ्लैग है और नाटो का जो कह सकते हैं कि लोगो है यहाँ पे मैंने लगाए हुए, आप देख सकते हैं। और नाटो के जो वर्तमान महासचिव बने हुए हैं मार्क रूटे, उनको भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए प्यारे साथियों, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया गया, बड़ी मेहनत से आपका ये पीपीटी बनाया गया है। तो आप जो है ना अपने विचार को एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। उसी अनुसार हम क्या करेंगे, चेंजेस कर पाएंगे। अगर आपको और अच्छा चाहिए तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा, और अगर कुछ गड़बड़ी है या फिर आपको ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है तो वो भी हमको बताइएगा, ठीक है। जी हाँ, इससे क्या होता है, आपके कमेंट से हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है काम करने का, ठीक है ना। हाँ, चलिए अगला प्रश्न है कि 1 अक्टूबर 2024 को पेरू के लीमा में, देखिए पेरू की राजधानी लीमा होती है, ठीक है। पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता है, ठीक है। तो किसने जीता, अजय मलिक या अभिनव शाह या पार्थ राकेश माने या हुआंग लिवान लिन। तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पार्थ राकेश माने। यानी जो पार्थ राकेश माने हैं, इन्होंने जो पेरू के लीमा में आयोजित किया गया ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप, इसमें व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और साथ ही साथ 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीता हुआ है। किसने, पार्थ राकेश माने ने। तो यहाँ पे आप चित्र पे देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये कौन है, ये है पार्थ राकेश माने, जिन्होंने क्या किया है, 2 गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते प्यारे। कह रहे कि भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश माने ने 1 अक्टूबर 2024 को पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। कितने प्यारे साथियों, 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। और उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और साथ साथ टीम स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। क्या प्यारे साथियों, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप की, ये होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इस चैंपियनशिप में 2024 में 51 देशों की 560 से अधिक निशानेबाज प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यानी अभी जो 2024 में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप चल रहा है, इसमें कुल 51 देशों के 560 से ज़्यादा निशानेबाज क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और यह जो ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप है, ये समाप्त कब होगा, तो 6 अक्टूबर को, ठीक है। तो 6 अक्टूबर को समाप्त होने वाली इस प्रतियोगिता में भारत ने 61 निशानेबाजों के सबसे बड़े दल को मैदान में उतारा है। यानी 560 से ज़्यादा जो कह सकते हैं निशानेबाज प्रतिस्पर्धा कर रहे, कंपटीशन कर रहे हैं, उसमें अकेले 61 निशानेबाज खाली भारत से हैं। कहाँ से प्यारे साथियों, खाली भारत से हैं, ठीक है। अब ये जो ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत अगर हम बात करें बच्चे, तो शुरुआत कब हुआ था, 2017 में हुआ था, ठीक है। 2017 में किसने किया था, तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ द्वारा किया गया था। यानी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत 2017 में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा किया गया था। इसमें होता क्या है, तो इसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन के साथ साथ व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं के साथ साथ ओलंपिक और गैर ओलंपिक दोनों तरह के आयोजन शामिल है प्यारे साथियों। क्लियर है, जी हाँ। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि हेलेन तूफान, कौन सा, हेलेन तूफान से किस देश में 52 लोगों की मौत हुई है। हेलेन तूफान से किस देश में 52 लोगों की मौत हुई है, अमेरिका में या पोलैंड में या ब्राज़ील में या अफ़गानिस्तान में। तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है अमेरिका। कहाँ पे प्यारे, अमेरिका, ठीक है। तो जो हेलेन तूफान है, ये आया कहाँ था, तो ये आया था मैक्सिको की खाड़ी में। कहाँ पे प्यारे, ये आया था मैक्सिको की खाड़ी में आया था। और जब मैक्सिको की खाड़ी में ये तूफान आता है तो किधर बढ़ता है, अमेरिका की तरफ बढ़ता है, और जिससे क्या होता है, 52 लोगों की मृत्यु होती है। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए, मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहली बात कि जो हेलेन तूफान था, यह मैक्सिको की खाड़ी में आया था, और मैक्सिको की खाड़ी में आया पिछले 100 साल का सबसे बड़ा तूफान था। पिछले 100 साल का सबसे बड़ा तूफान क्या था, हेलेन था, जिसकी वजह से क्या होता है, 52 लोगों की मृत्यु होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे USA मेंशन किया गया, क्या प्यारे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, USA मेंशन किया गया, क्या, USA। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसके साथ ही साथ आप ध्यान देना चाहते हैं, अगर आप गल्फ ऑफ मैक्सिको देखना चाहते हैं, मैक्सिको की खाड़ी को देखना चाहते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो मैंने अभी ग्रीन सर्कल से मेंशन किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इस प्रकार से भी दिखा, देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको प्यारे साथियों, यानी अमेरिका के जस्ट नीचे और मैक्सिको के जस्ट बगल में क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी है, जहाँ पे हेलेन तूफान आया था। और हेलेन तूफान आने से अमेरिका के तटीय इलाकों में ज़्यादा नुकसान हुआ, और वहाँ पर लगभग 52 से ज़्यादा लोगों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है बच्चे, ठीक है, जी हाँ। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, 7वां प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शनी योजना शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शनी योजना शुरू किया है, केरल ने, तेलंगाना ने, तमिलनाडु ने या राजस्थान ने। तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। क्या प्यारे साथियों, तेलंगाना। यानी तेलंगाना राज्य सरकार ने क्या किया, छात्र भ्रमण के लिए दर्शनी योजना शुरू किया है। और आप सभी को पता है प्यारे साथियों, तेलंगाना राज्य कब बना था, तो तेलंगाना राज्य जो बना था, यह बना था 2 जून 2014 को। कब बना था, 2 जून 2014 को बना था। किससे काट के बना था प्यारे साथियों, तो किसको काट के बना था, तो यह कटा था, यह आंध्र प्रदेश को काट के बना था। किसको, आंध्र प्रदेश को काट करके बनाया गया था तेलंगाना को। कब बना था, 2 जून 2014 को, ठीक है ना, जी हाँ साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं। अब देखिए, आपको एक प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न का आपको उत्तर करना है, और ये प्रश्न कल वाले करंट अफेयर वीडियो में मैंने बताया था। प्रश्न है कि महात्मा गांधी के साथ और किस महापुरुष का जयंती मनाया गया था। महात्मा गांधी के साथ और किस महापुरुष की जयंती मनाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या वल्लभ भाई पटेल या पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका उत्तर
कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। बात समझ गया ना? ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा। और साथ ही साथ प्यारे साथियों, आपसे एक आग्रह फिर से है, फिर से मैं आपसे वह आग्रह कर देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब वीडियो के बारे में अपने जो विचार है मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, और अपने दोस्तों में खूब शेयर करिए। ठीक है, तो अपने विचार को हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।